अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारा यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके अंदर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट केसेस, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को काइनेटिक एनर्जी के चेंज के साथ कैसे देंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करवाएंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी रेजिस्टिव मीडियम के साथ कैसे लिंक करेगा, ये सब हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हर चीज़ के साथ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट बनेगा। तो टॉपिक छोटा सा है लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या वो है आप जान ले। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे लिए आसानी पैदा करता है। आमतौर पर कोई भी थ्योरम है वो हमारे लिए आसानी ही पैदा करता है, ऐसा कभी नहीं है कि वो हमारे लिए मुश्किल ले गया है। ठीक है जी। थ्योरम्स आप 9-10 में पढ़ते थे, वो मुश्किल लगते थे मैथ्स के अंदर, तो वो चीज़ें आपको कैलकुलेशन किसी चीज़ को करने में आसानी पैदा करते हैं। ठीक है जी। वो समझने में बुरा लग सकता है लेकिन न्यूमेरिकल्स करने में आपको बहुत मदद देगा। आमतौर पर कहानी कुछ इस तरह है कि आप अगर कोई न्यूमेरिकल यानी कि वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं थ्रू न्यूटोनियन लॉस या न्यूटन के लॉस को यूज करते हुए, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही वर्क डन आप वर्क एनर्जी थ्योरम से आप निकालेंगे तो बहुत सिंप्लिसिटी का मतलब आपको सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का नहीं। तो मैं कहने का मतलब है न्यूटन्स लॉस जो है ना, न्यूटन्स लॉस जो है, आते हैं उस बात की तरफ। न्यूटन लॉस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें। तो यही चीज वर्क एनर्जी थ्योरम WET वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या कर देती है, यानी सिंप्लिसिटी क्रिएट करती है आपके लिए। सिंप्लिसिटी क्रिएट करती है आपके लिए, सही है बात, सिंप्लिसिटी क्रिएट करेगी एज कंपेयर टू अदर। दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या सबसे अहम रोल है, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय एनी फोर्स, यानी कि किसी भी फोर्स से होने वाला वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से चाहे वो फ्रिक्शनल वर्क हो उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, किसी भी तरह के फोर्स से आप फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कहने वाली बातें हैं आपके लिए, कहने वाली नहीं, हकीकत भी है ये। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, इजी टू कैलकुलेट। ये कैसे इजी है, इजी टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट वर्क डन ऑफ एनी फोर्स, वर्क डन ऑफ एनी फोर्स, किसी भी फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंप्लिसिटी क्रिएट कर देती है वर्क एनर्जी थ्योरम आपके लिए। सर ये बातें तो होती रहेंगी लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, मुद्दे पे आता हूं, यानी कि पॉइंट पे आ जाते हैं। वो क्या है देख लें, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक जो वर्क है बाय ऑल फोर्सेस, क्या कह रहा है, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यानी कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस, जो तमाम फोर्सेस का वर्क है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वो हमेशा इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये चीज हम आगे ड्राइव भी करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि जितने भी तमाम जो भी फोर्सेस लग रही है उन तमाम फोर्सेस का वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी की चेंज के इक्वल लिख सकते हैं। अब इस दो लिहाज से बात करेंगे, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल ले रहे हैं, आगे जाके हम यही वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी की भी इक्वल लेंगे, ऐसा आपके बुक में लिया हुआ है। सही है जी, ठीक है सर। तो इस चीज को जरा स्टेटमेंट भी बनती है वर्क एनर्जी थ्योरम की, यही से आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी बच्चों, स्टेटमेंट क्या बनेगी बच्चों, स्टेटमेंट कुछ जो बनेगी, यानी कि दिस थ्योरम या दिस प्रिंसिपल है, आपको तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, कि ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्सेस, ऑल फोर्सेस का मतलब क्या है ये हम समझेंगे, समझ आएगी नहीं, वो क्या मतलब है वो आप ब्रैकेट में खाली छोड़ रहा हूं। दिस स्टेट्स दैट, क्या स्टेट कर रहा है जी, स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेट्स दैट वर्क डन, क्या मैं कह रहा हूं, वर्क डन बाय क्या क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, ये फोर्सेस से मैं खाना छोड़ रहा हूं, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बोलो या पार्टिकल बोलो। मैं क्या कह रहा हूं, आज माइक नहीं है, थोड़ा आपको गुजारे चलाना पड़ेगा क्योंकि माइक मेरा खराब हो गया। तो क्या कह रहा है, दिस स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल,
ऑब्जेक्ट लिखो या पार्टिकल लिखो, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? देखो यही से बना रहे हैं, यही से बन रही है, अगर ये चीज आपको याद है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, इस पूरे इस साइड को कैसे पढ़ेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही लिख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए, जहां तक पहुंच गए हम, यस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक्टिंग कहां पे कर रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन कर रही है, जो फोर्सेस, देखो फोर्सेस की वजह से तो वर्क डन होता है, ये चीज मानते हो ना? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं। यही इस थ्योरम की यानी स्टेटमेंट बनती है आपके पास। क्या बन रही है जी? ये स्टेटमेंट बन रही है। क्या नजर आ रही है चीजें? यस सर, नजर आ रही है, यस। तो यहाँ पे ऑल फोर्सेस में कौन कौन सी आएंगी, जरा इस पे बात करते हैं। आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकती हैं, यस सर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकती है, एनसी, एनसी मतलब क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इंटरनल फोर्सेस हो सकती है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप ब्रैकेट में करके ये चीज भी लिख सकते हो, ये तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी लिख सकते हैं हम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं। अगर जरा इस बात को और थोड़े उससे समझते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का है, मैंने ऑल फोर्सेस को किसके इक्वल लिया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल फोर्सेस में क्या आता है? ऑल फोर्सेस में आपके पास कौन कौन सी फोर्स हो सकती है? कंजर्वेटिव, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी बताओ? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी बताओ ना करो जी, छोड़ो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और क्या एफजी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी। कंजर्वेटिव है ना, स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग यार ब्लॉक में, ब्लॉक सिस्टम में होती है वो स्प्रिंग, यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इनका वर्क यानी कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क या स्प्रिंग फोर्स का वर्क, ठीक है जी। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो कौन कौन सी होंगी जी? फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह हो गया, फ्रिक्शन होगी, वेस्कस फोर्स होगी, ये सब नॉन कंजर्वेटिव है। फिर इसके साथ इंटरनल फोर्स होगी। और क्या हो सकती है? ये आपके उसमें नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा। एक्सटर्नल फोर्स होगी। ये सब आपके पास, इन तमाम फोर्सेस का जो वर्क डन है, ये मतलब है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बीज इन फोर्सेस का। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, वेस्कस फोर्स का वर्क डन, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन। इन सब को हमने किस चीज के इक्वल लिए? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिए। यही चीजें आपको आगे वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन रेजिस्टिव मीडियम में भी यही चीज काम आएगी वहां पे। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, डब्ल्यूसी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, इसको उधर लिख दो अच्छा, प्लस सम ऑफ इन सब का सम, यानी इन तमाम फोर्सेस का वर्क डन जो है सम, वर्क डन प्लस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में या मान ले कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है, स्प्रिंग फोर्स लगी है, उसका वर्क डन, प्लस नॉन कंजर्वेटिव मतलब कहीं फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, उसका वर्क डन, प्लस इंटरनल फोर्सेस, उसका वर्क डन, डब्ल्यू आई करेंगे, प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस, उसका वर्क डन। इक्वल हम ले रहे हैं किस चीज के? पता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो लाजमी नहीं यही सारे एक साथ हो जाए, मतलब एक ऐसा नहीं हो कि ये सारे एक साथ दे दें फिर आपको बोले काइनेटिक। देखो ये सब जीरो करके, कभी आपकी बुक में बहुत केसेस सिंपल है। ये मान ले वो सिर्फ एक ही फोर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स देंगे, या नॉन कंजर्वेटिव देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स देंगे, इंटरनल कोई एक फोर्स दे करके आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे। अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल बनेंगे, वो मैं आपसे करवाऊंगा, यहाँ हम सॉल्व करेंगे खुद ही, तो आपको अंदाजा हो जाएगा वहां से ये चीजें इजी है। मतलब फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, कहने का मतलब है। या इसको, इस चीज को आपकी बुक में लिखा हुआ है, नेट वर्क डन, डबल नेट, इन सबको नेट बोलेंगे ना, वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सही है भैया जी, ठीक है सर। अगर इसकी डेरिवेशन भी है, अगर करना चाहें, आपकी बुक में नहीं दी हुई है तो डेरिवेशन में थोड़ी सी बहुत सिंपल है, सिंपल रखी हुई थी, पहले पुरानी बुक में थी, उसी डेरिवेशन को हम यहीं पे करेंगे। खैर अब वाली बुक में नहीं दी है, जस्ट फार्मूला दे के छोड़ा हुआ है, तो डेरिवेशन हमें करनी है, हमने आपको करवानी है।
तो इसलिए छोड़ दिया। तो हम जरा डेरिवेशन को भी देखते हैं इसकी। ठीक है सर, आप देख लीजिए, आप पढ़ा दीजिए, हम पढ़ने वाले हैं। तो हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे जी। तो अगर ये स्टेटमेंट वगैरह समझ आई है तो फार्मूले को भी समझ आनी चाहिए। तो अगर मैं चेंज को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकते हैं सर? चेंज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी लिख सकते हैं। देखिए यहीं पे मान ले एक बॉडी है जी सर, मान लिया, मान ले एक बॉडी है जिसका मास m है और इसको हमने मूव करवाया यहां आगे तक। ठीक है सर, यहां तक जो मूव किया इसने डिस्टेंस s कवर किया, इस पे हमने फोर्स लगाई, तो इधर शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई थी। यस सर, इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी vf हो गई। यहां पहुंचते पहुंचते बॉडी इधर से इधर पहुंचते पहुंचते फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? vf हो गई। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अगर मान लें इसमें एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन a है, डिस्टेंस s कवर कर रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही, दैट मीन कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बात हम लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन के लिहाज से आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, 2as इक्वल टू व्हाट? vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये फार्मूला है। यस सर है, हमें पता है। अब इस फार्मूले में आप क्या कर देना है, थोड़ा सा आपने चेंजेस करनी है तो वो फार्मूला आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। क्या चेंजेस करें? आप करो जी, मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे? bs लिख दें, बोथ साइड होता है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? बोथ साइड बाई किससे? m/2 से। इसको इन दोनों की तरफ, मतलब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है सर, m/2 अगर मैं लिखूं, अंदर क्या आएगा? 2as, यहां पे m/2 आएगा, अंदर क्या आएगा? vf का स्क्वायर, vi का स्क्वायर होना है, ऐसा है। अगर मल्टीप्लाई करते वक्त ये 2 कैंसिल होगा तो यहां क्या बचेगा? mas बचेगा। यस सर, यहां पे m को मल्टीप्लाई करें, mvf का स्क्वायर बाई 2। यस सर, m/2 vi का स्क्वायर होना है। ये तो बहुत आसान बात है सर। यस यस। ma क्या होता है? ma में फोर्स होती है ना, फोर्स की इक्वल होती है। तो इसको फोर्स लिख दिया और s लिख दिया, यहां से क्या बनेगा? 1/2 mvf का स्क्वायर। यस सर। नेक्स्ट, ये बिठा रहा हूं, यही चीज आ रही है इसलिए बिठा रहा हूं। माइनस पीछे खिसका के 1/2, 2 को इस तरह खिसका सकते हैं ना, पीछे खिसकाया मैंने, m vi का स्क्वायर होना है। आज आवाज में थोड़ा मसला हो सकता है, लेकिन क्लियर आपको कह दूं, थोड़ा कंप्रोमाइज कर दो। fs क्या होगा? fs क्या होता है? वर्क होता है ना। fs अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दैट मीन यहां पे cos 0 होना है। cos 0 तो खाली fs आएगा। यस सर, तो ये वर्क है, तो ये होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि नहीं है? यस। अगर काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला ये होता है सर, 1/2 mv स्क्वायर होता है। लेकिन आप यहां vf है, तो अगर vf होगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कहलाएगी। अगर यहां से v की जगह vf हो गया तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अगर ये vi होगा, यानी कि v के साथ vi आ जाएगा, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इस चीज को चेंज बोलेंगे क्या? यस सर। कैसे बोल सकते हैं सर आप? देखिए, vf माइनस vi को क्या बुलाते हो? चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या kf माइनस ki, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी चीज को तो हम क्या बुला सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बुला सकते हैं। तो इसी चीज को कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला। तो बहुत सिंपल चीज है ना ये। और भी तरीके हैं इसको ड्राइव करने का, लेकिन इजीएस्ट तरीका मैंने बता दिया आपको, तो आप इसी तरह काम चला लीजिए। ठीक है सर, हम चला लेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है यहाँ नोट करने के लिए, ताकि आगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हुए आपको वही ये पॉइंट्स जो है वो मदद देंगे। सर कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं? बहुत सिंपल आते हैं। देखो, मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन कैलकुलेट करना है थ्रू W इक्वल टू FS या न्यूटन के लास्ट लगा करके, तो काफी लंबी और डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जा करके आपका यानी वर्क डन कैलकुलेट होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, चुटकियों में आपको वर्क कैलकुलेट करके देगी और बहुत सिंपल रहेंगी चीजें। तो देखना, बनते रहना जी, मजा आएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है। यस सर है। मिटा दें आप, क्यों बैठे? मिटा रहा हूँ।
हमको हमी से चुरा लो। चलो देख लो, ये बात तो आ गई ना। अब कोई न्यूमेरिकल करते हैं जी। फार्मूले को लिख लो कहीं पे, नहीं सर नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, साइड पे हमें याद होगी, ये तो बहुत आसान सा फार्मूला है। अगर आसान फार्मूला है तो आ जाए, तो क्वेश्चंस कर, नहीं क्वेश्चन नहीं करते, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। मैंने कहा जी सर, आपने कहा कि जो वर्क डन है, नेट वर्क डन है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, या किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या आप लिख सकते हो वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी फोर्स लिख सकता हूँ। ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ चीजें स्पेसिफिक रहेंगे, वो हम बात करेंगे। ठीक है सर, आप बात कर लेना। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क इसी से तो आता है, किससे आता है सर, एफएस से आता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, कैसे हो, सेम डायरेक्शन रहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, दैट मीन फिर क्या होगा, वर्क जो है वो पॉजिटिव रहेगा बच्चों। क्या सर, हमें नहीं समझ आ रही है, देखिए कैसे हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ऊपर बैठे हैं आप, ये सरफेस है, ऐसा है, ऊपर से कोई चीज गिरा देते हो, वो नीचे आ जाता है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, आप बोलते हो सर एच बराबर करता है, जितनी हाइट है उतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। डिस्टेंस नीचे हो रहा है, यानी नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, यस सर। और फोर्स नीचे लग रही है, कौन सी फोर्स, वेट नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दैट मीन फोर्स वेट जो है वो भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो एक ही डायरेक्शन है, तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाय 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 हाय, ये चीजें आगे के लिए काम आएगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहे तो उस वक्त आपका जो वर्क डन है वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। और बात करते हैं दूसरी बात, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बच्चों अपोजिट रहे, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ओपो नहीं, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन है, ओपो मोबाइल है, अपोजिट डायरेक्शन है, ओ डबल पी है ना, तो वर्क डन जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। सर ऐसा कहां पे होता है, देखिए आपके पास यही बाल है, फेंका ऊपर, आपने ऊपर फेंकना है, तो इसने ऊपर जाना है, यस, कितना ऊपर जाएगा ये, जितना एच हाइट है, जितना हाइट ऊपर फेंकोगे। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, लेकिन वेट तो नीचे लग रही है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर जा रहे हो वेट भी ऊपर जा रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता, वेट नीचे ही लग रहा होता है। तो आप क्या कहोगे जी, वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, एंगल 180 का है, तो वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, वर्क डन नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इसलिए मैंने कहा इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट देन वर्क डन विल बी नेगेटिव होगा। अगर ये बातें समझ आई है तो आपको आगे थोड़े छोटे मोटे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, आप ऐसी बातें अपने नोट्स में डाल सकते हो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम के उसमें पेपर में कैसे लिखेंगे आपको मसला करेगा, फिर ऐसी चीजें बताओ तो फिर ऐसी चीजें बना के आओगे, फिर वो नहीं रहेगा। आप ऐसी चीजों को लिख दो जी, थोड़ी सी ये सेंटेंस बना करके लिखो इस चीज को, तो आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कोई काट दिया आपके मार्क्स। सही है सर, सही है। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए है जनाब, मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लेते हैं सर, आप कहते हैं तो, जिसका मेस है जी 10 kg है, 10 kg काफी अच्छा बड़ा, तो इसको हमने डिस्प्लेस किया, आगे तक लेके तो गए, मान ले कितने डिस्प्लेस लेके गए, 12 मीटर लेके गए, जिधर लेके गए हैं वो कितना ले गए, जिधर लेके गए वो कितना ले गए, मतलब यहाँ पे इसको जिस स्पीड से लेके गए इनिशियल वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकंड, कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड से हमने इसको लेके गए आगे, कितना डिस्टेंस, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी आएगी। मान लीजिए कुछ दूर जाकर के रुक गया, फाइनल वेलोसिटी है, ये रुक गया है आपके पास 0 की, 12 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देखो अभी कितना आसान होगा आपको, मैं चीजें पूछूं, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से, और वो 12 तक आगे जाएगी, 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया और इधर जाकर के स्टॉप कर दिया। ठीक है सर, स्टॉप इसने कर दिया। तो ऐसा स्टेटमेंट में आपको देंगे, पढ़ करके आप समझ जाओगे। तो आपसे पूछे वर्क डन बताओ किसकी है, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन,
डब्ल्यू एफ का मतलब क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फिर पूछे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, ये भी पूछे। देखो अब बहुत वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बहुत इससे मदद देगी, बहुत आसानी करेगी, आपके लिए आसानी पैदा करेगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम आप लिखोगे जी, अकॉर्डिंग टू वीईटी वेट वर्क एनर्जी थ्योरम, वीईटी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। आप ये बात लिख सकते हो बेटा, बेटा लिखती है सर, बेटा बोल दिया, कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के लिहाज से फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क है वो इक्वल, देखो कोई भी फोर्स का वर्क, हमने कहा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कोई भी फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, कोई भी फोर्स। यहाँ हमने स्पेसिफिक मैंने कहा था आपके लिए सबका वर्क एक साथ देने वाले केसेस अभी तक नहीं आई, ऐसी नौबत नहीं आई है, हमारे बुक में ही नहीं आई है, ऐसी चीजें दी नहीं है। वरना अगर डिफिकल्ट करके दे देना तो फिर तो बहुत आपके लिए, मैं बाकी सब्जेक्ट साइड पे करके सिर्फ अकेला फिजिक्स को लाके आपके सामने रखते तो तब भी आप पूरे नहीं होंगे। तो ऐसी चीजें नहीं दी हुई, सिंपल रखी, तो पढ़ करके आप जरा डॉक्टर बन जाओ। क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके लिए बहुत आसानी है, चीज़ें सिंपल रखी हुई है, पढ़ो इसको थोड़ा सा, मतलब गहराई से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, दैट मीन कोई आपको रोक नहीं सकेगा। और इतना टफ पेपर बनता भी नहीं है, बताऊँ साहब आपको, टफ पेपर बनता इतना नहीं है, टफ चीज़ें रखी भी नहीं है, तो बुक पूरी में सिंपल चीज़ें रखी हुई है। अगर आते हैं टफ तो हम बैठे हैं यहाँ पे आपको उस क्वालिटी का, उस लेवल का लेक्चर आपको देने के लिए। तो सिंपल है तो सिंपल रखो, यहाँ सब फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करने के लिए देने की नौबत ही नहीं है। एक अकेली फोर्स का दिया हुआ है, उसी का आपको वर्क डन कैलकुलेट करने का बोल रहा है, तो वो चुटकियों का खेल है, आ जाएंगी। वर्क डन बाय एनी फोर्स हो सकती है ना, ऑल फोर्सेस है तो एनी फोर्स, वो है फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। बॉडी तो आगे जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे ही लग रही होगी ना, पीछे की तरफ लगी, एक्यूरेट आता है इसका आंसर। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स दैट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, जस्ट सर फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू, फाइनल को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 mvf का स्क्वायर होना है, 1/2 mvi का स्क्वायर होना है। यस सर, तो होना तो होगा, मेरे अलावा 1/2 m कितना है, 10 kg है, लगा लो। m कितना है, 10 kg है, 10 लगाया। vf कितना है, 0 है जी, 0 हो गया। 1/2 m कितना है, 10 है। vi क्या है जी, 6 है। तो ये सब 0 होना है कि नहीं होना है, यस सर होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 माइनस, देखो ये 6 का स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्या आएगा 2 5 10, ये 5 रहेगा, इनटू 6 क्या होगा 36 रहेगा। इन दो को मल्टीप्लाई करोगे ना 180 जॉल आएगा, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन रहेगा। 180 जॉल, क्या ये चीज समझ आ रही है, कितना आया 180 जॉल, 180 जॉल आपको वर्क डन मिल गया कैलकुलेट करके। अगर आपसे नेक्स्ट चीज क्या पूछी हुई इसमें, बहुत आसान है, नेक्स्ट चीज पूछी फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं। ये मिटा दो, मिटा दे सर। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ये देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, देखो कोई भी वर्क फोर्स है उसका वर्क डन, कोई भी फोर्स का वो उसको हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के वर्क डन को हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई क्या करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आप निकाल चुके हो, कितना है 180 डाल दें, यस सर, इक्वल टू फ्रिक्शन लिख दिया किसी फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 है, 12s को भी डी लिखो, एस लिखो, एक ही बात है, इसको इधर भेज दो, माइनस 180 जॉल डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू फ्रिक्शन रहेगी। यस सर, तो काटो काटो, तो 12 2 6 2 से नहीं 6 2 12, 6 3 18, क्या हो गया -30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। 30 को डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट 15 टू 2 15 30 15 न्यूटन आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स थी, जो कि पीछे की तरफ लग रही थी। इधर देखो कितनी आसानी से आप कैलकुलेट कर रहे हो बगैर किलो कांटों के। यस, किलो कांटों के। हाँ, तो सिचुएशन आपको थोड़ी बहुत चेंज करके
दे सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन दिया, आगे जाके किसी और फोर्स को कैलकुलेट करने को देंगे। तो सिचुएशन बहुत आसान ही रहेगी। अगर मैं कहूँ ये चीजें आपको काम आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, ऐसे न्यूमेरिकल्स खैर आ भी गए तो आप कंसेप्ट बने रहेगा तो बहुत अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आगे करें और सिर्फ वो बातें जो मैंने की है प्राण। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या यानी कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी यानी कि ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। आप ये छोड़ करके आगे जाए, वहाँ मैं बात करूँगा वर्क डन यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से, तो आप वहाँ भी जा सकते हो डायरेक्ट। तो यहीं पर एक आपके पास बॉक्स है या बाल है जिसका मेस जो है वो 2 kg का है। मेस कितने केजी का है? 2 kg का। आपने ऊपर से नीचे फेंका ग्राउंड पे, और ग्राउंड कितना हाइट पे है? 80 मीटर हाइट पे। और जी आपको कह रहा है कि ले लो जी, कितना ले लो जी? जी आपको कह रहा है कि 10, ताकि आसानी रहेगी कैलकुलेशन में मैं इसलिए दे रहा हूँ। 9.8 करके आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाना कैलकुलेट करने के लिए। तो आपसे अब पूछ क्या रहेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यस यस वीजी। अब ये कंसेप्ट लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, यानी कि नीचे आते इधर आके कितनी वर्क डन होगी। अब यही आप करो ना, उस किससे करो? न्यूटन के इक्वेशन से, न्यूटन लॉ से। बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, बहुत मुश्किल। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, फिर उस तरह वो करके बहुत वो होगा, डिफिकल्टीज होंगी। तो इसलिए ये चीजें बहुत आसानी रहती है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है नीचे है, तो इसके लिए वेट के बराबर फोर्स लगेगी, तो वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट कर सकते हैं। तो वेट क्या है? mg है। ये मैंने कहा ना स्मॉल हाइट तक ये फार्मूला लगता है, h होगा। तो आप h है आपके पास जी, m है 2 है, g कितना है 10 है, h कितना है 80 है। 2 इसको मल्टीप्लाई करो 800, यस। तो ये 1600 जूल वर्क कर रही है ग्रेविटेशनल, ये मिल गया। लेकिन फाइनल आपको क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी चाहिए, मतलब नीचे गिरने से, ग्राउंड पे लगने से जस्ट थोड़ी टाइम पहले फाइनल वेलोसिटी क्या थी? यानी ग्राउंड पे टकराने से पहले की वेलोसिटी, उस टाइम की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, सही है? उस टाइम की वेलोसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं। देखिएगा, और अब उसके लिए क्या करोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वीजी करेंगे इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। तो अब वर्क डन कितना है? 1600 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m। अच्छा ऊपर पड़ा हुआ था तो वी आई इसका क्या होगा पता है? 0 होगा। जैसे मैं पेन फेंकने से पहले इसका वी आई 0 है, फेंकूंगा शुरू होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ वी आई क्या होगा? 0 होगा। एम वी एफ का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई का स्क्वायर होगा, ऐसा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो 1600 जूल 1/2 m कितना है? 2 वी एफ का स्क्वायर, ये सब 0 होगा क्योंकि वी आई 0 है। 0 मल्टीप्लाई ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 कट गया। 1600 इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर होगा, रूट कर दीजिए 1600 को 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं जनाब। तो ये वी एफ आपको कट जाएगा, वी एफ आएगा तो 40 मीटर पर सेकंड। वी एफ कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड। कितना आसान, 40 मीटर पर सेकंड आ गया। काफी लंबा हो गया, तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। तो ये चीजें बहुत सिंपल है जी। तो देखो अब यहाँ पे आपको वर्क डन पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया? नीचे आ रहे हैं तो हम से अच्छा जी हाँ, ये तो हमने कर दिया तो फिर क्या चीज कर रह जाती है? और भी क्वेश्चंस आप करो। एक चीज मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे वर्क डन अगर 0 आ सकता है कब? जब आपके पास फोर्स 0 हो। तो यहाँ पे भी वर्क डन 0 आ सकता है। अभी तक तो वर्क डन निकल रहा है, तो वर्क डन 0 आ सकता है यहाँ पे भी। कैसे? मान ले वर्क डन इक्वल टू है 1/2 mvf का स्क्वायर 1/2 mvi का स्क्वायर है। अगर vf और vi इक्वल हो जाए, मतलब vf और vi कब इक्वल हो सकते हैं? v के बराबर हो गए, मैंने बोला 6 हो गए। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस वक्त आपके पास वेलोसिटी सेम होगी तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आ जाएगा।
जैसे इधर भी वी पुट कर दो, चेक करो यार, नहीं समझ आ रही, फिर बोलेंगे क्या बात करके गए, हमें समझ नहीं आई। वी का स्क्वायर करो, वी एफ की जगह वी डाल दिया, 1/2 m वी का स्क्वायर कर दिया, ये पूरा कट सकता है, तो वर्क डन 0 आएगा। क्यों 0 आया? इफ एनी बॉडी इज मूविंग विद सेम स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन वर्क डन विल बी 0। देखो सेम स्पीड से जा रही हो तो वर्क डन 0 क्यों हुआ? मूव तो कर रही है सर वो, फिर तो वर्क होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो ना? मूव तो कर रही है लेकिन वर्क क्यों 0 हुआ? देखो मोशन तो है इसका लेकिन यूनिफॉर्म है। लेकिन आपने पढ़ा है अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो एक्सेलरेशन भी तो 0 होता है। यस सर, कैसे एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं होता है? मानते हो नहीं? देखो इधर से मानो वी एफ माइनस वी आई बाई टी है ना, ये दोनों सेम सेम ऊपर लिख दो ना, वी माइनस वी बाई टी, ये 0 बाई टी, तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या होगी? फोर्स इक्वल होता है हमें, तो ये भी 0 हो जाएगी, एक की जगह 0 पुट करोगे तो फोर्स भी 0 होगी। फोर्स 0 का मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो वर्क डन फिर होगा कैसे? तो अगर इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन एट दैट टाइम वर्क डन विल बी 0। तो ये अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम ये बात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बोलने वाली बात थी, बताने वाली बात थी। तो ऐसी चीजें कभी आई ना, क्वेश्चन करते हुए, क्वेश्चन आप हल करते हुए आ रही हैं, तो इस बात को याद रखें। तो जितने पॉसिबल हो सके अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कहानी सिंपल। अब वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। यस सर, हमें तो इसका इंतजार था। क्या है जी? वर्क एनर्जी थ्योरम, वीईटी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात याद रखें, हमने कहा इन केस ऑफ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम इज आल्सो वैलिड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्या है जी? पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वैलिड है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वैलिड रहेगी किसके लिए? फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके बुक में लिखा हुआ है ऐसे। इन केस कैसे वैलिड है, कैसे वैलिड है, ये सब बातें मैं करूंगा। इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या क्या है? इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो नेट वर्क है जी, टोटल वर्क है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था। नेट वर्क को कैसे लिखते थे हम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो थी वो इक्वल थी किस चीज के? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। ऐसा लिखा था मैं, तमाम फोर्सेस का जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तमाम फोर्सेस आ रही थी, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो। अब बात आती है इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में तो सब फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं हो सकती। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। तो हम लिख सकते हैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसके लिए डिफाइंड है। तो यहां वर्क डन भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज आप लिख लो, इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां तो तमाम फोर्सेस का वर्क हो रहा था काइनेटिक एनर्जी के केस में। काइनेटिक एनर्जी के केस में तमाम फोर्सेस के वर्क डन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल लेते थे। पोटेंशियल एनर्जी के केस में सिर्फ हम वर्क डन बाय किस फोर्स का? कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है, इसी को हम इक्वल लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव यानी कि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे ऑल फोर्सेस नहीं होंगी। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपकी बुक में लिखी हुई है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव, इस चीज को कैसे पढ़ेंगे? ये बुक में भी लिखा हुआ है आपके, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है, नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों कहा है, इस चीज को समझो। देखो वर्क डन बाय, यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगी। पोटेंशियल एनर्जी केस में करने न्यूमेरिकल सिर्फ आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स देंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे आप फ्रिक्शनल फोर्स के लिहाज से आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताने का बोले, तो फ्रिक्शन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं। तो जहां पे जो फोर्सेस दी होगी ना न्यूमेरिकल्स में, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही दी होंगी।
आपके लिए दीवी होंगी। ये क्या होगा, यूएफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या करेंगे, यूएफ माइनस यू आई कर सकते हैं। अब नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है, ये आप बुक अपने कॉपी में लिख दो। अच्छा, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको जरा एक एग्जांपल बता के मैं आपको बताऊं। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर यहां पे वर्क डन पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। क्या बात कर रहे हैं सर, यस उल्टा है। देखो यहां पे वर्क डन पॉजिटिव आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। कैसे, देखो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, यहां हाइट से नीचे आ रही, हाइट ऊपर है, हाइट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी बिल्कुल थी। तो अब हाइट से नीचे आ रही, डिस्टेंस नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है इसका। दैट मीन कि वेट और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है। यहाँ मैंने कहा था ऊपर से नीचे आते वक्त वर्क पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, होता है सर। ऊपर से नीचे आते वक्त वर्क क्या है, पॉजिटिव है। डाउनवर्ड आ रही है तो क्या है बताओ, डाउनवर्ड है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। कैसे बात कर रहे हैं सर, हमें समझ नहीं आ रही है। देखो आप डायरेक्ट नीचे न लाओ, बल्कि मान लो इधर से इधर तक ले आए इस बॉडी को, इधर से इधर आइए, इस हाइट से इस हाइट में। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को अच्छा बना देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। हो नहीं सकता, एक है इधर इस जगह पे, तो इसको मैं कहता हूँ H2 हाइट पे है। फिर ये आ गई लगभग इधर, तो इधर आ गई। इसकी वेलोसिटी अब कितनी है, H1 वेलोसिटी है। H1 वेलोसिटी नहीं, हाइट है। तो H2 के पास मान ले इसके पास इधर से नीचे आ रही है, तो मतलब डाउनवर्ड आ रही है। दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नीचे की तरफ हो रहे हैं, तो वर्क क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव होता है। तो वर्क तो क्या है, डाउनवर्ड आते वक्त वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, ज्यादा थी। देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा थी, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास कम हो रही है, यानी कि ये आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो शुरू वाले के लिहाज से बाद वाली क्या होगी, है कम होगी है। क्या होगी है, कम होगी है। दैट मीन कि नीचे आते वक्त वर्क तो पॉजिटिव होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर वर्क पॉजिटिव हो, इफ वर्क क्या हो, पॉजिटिव हो, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये बात समझ आई क्या, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी जी ना। हाँ सर समझ आ रही है, एकदम आ रही है। इसको ऊपर सोचो, अभी ऊपर सोचो, आप इधर भेजा, फिर इधर से इधर भेजा, इस हाइट से उधर हाइट में भेजा। तो अब ऊपर जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वेट जो है उसका नीचे लग रहा है, ऐसा है। तो वर्क अपोजिट है, तो वर्क क्या है, नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, ज्यादा हो रही है ऊपर। तो हम कह सकते हैं जनाब, इफ वर्क डन इज नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये आपकी बुक में नहीं लिखी, लेकिन ये बातें लिख सकते हो, कोई मना नहीं करता आपको। समझ आएगी नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल है, उसमें हम देखेंगे ये चीज कि वाकई में नेगेटिव आ रही है, वाकई में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। ये चीज आपको समझ आएगी। ये फॉर्मूला याद है, यूएफ माइनस यूआई, ये याद है। अगर ये याद है तो आपको क्या मुश्किल रहेगा, फिर तो बहुत आसानी रहेगी। फॉर्मूला है याद सर। तो मैं कह रहा हूं कि कहने में कहने वाली बात आ गई है। इस हाइट से ऑब्जेक्ट को इस हाइट में फेंका, जब ये हाइट इस हाइट पे था तो इसकी वेलोसिटी h2 थी, हाइट h2 थी। इधर से इधर तक इसकी हाइट क्या है जनाब, h1 है। तो h1 इसकी कितनी है पता है, 5 मीटर है। h2 कितनी है पता है, 10 मीटर है। इसका मेस कितना है जनाब, 1 kg है सर, इतना कम मेस। और नीचे जिस स्पीड से आ रहा है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। ये भी ठीक है सर, सेकंड नहीं होता, स्क्वायर होता है। आपसे पूछे कि वर्क डन बताओ, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये सब चीजें आपको ऐसे ही मिलेंगी। यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
देखो अगर मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव आएगी, नीचे आ रहा है नेगेटिव आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा हो रहा है, तो ऐसा सोचो कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू एफ माइनस यू आई है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल माइनस, अब देखो वर्क डन पॉजिटिव आना, पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होगी, कम हो रही है नीचे आते वक्त, यूएफ के लिए क्या करेंगे, फाइनल यहां पे होगा, तो एम जी क्या कर सकते हैं, एम जी एच वन फाइनल यहां पे आए, माइनस एम जी एच टू, एम जी एच टू कर सकते हैं ना। देखिए वर्क पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल नेगेटिव है, कम हो रही है आपको नजर आ रहा है, तो एम कितना है जनाब 1, जी कितना है जनाब 10, एच वन कितना है जनाब 5, यस एम कितना है जनाब 1, जी कितना है 10, एच टू कितना है 10, तो माइनस इंटू कितना आएगा 50, 100, तो माइनस इंटू माइनस 50, ये आएगा प्लस 50 जॉल, तो वर्क क्या हो रहा है पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी क्या कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वर्क डन नीचे आ रही थी, सेम डायरेक्शन में फोर्स भी नीचे लग रही थी, और दूसरी चीज क्या थी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा था, फोर्स दोनों नीचे लग रही थी, इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि वर्क पॉजिटिव आ गया। आसान है चीजें, बहुत आसान है सर, मुश्किल बना दिया आपने। ये क्वेश्चन है, अच्छा आप आगे अगर नहीं समझ आई तो ऐसा करना, क्वेश्चन ज्यादा आपको तंग कर रहे हैं, नहीं करने, टाइम कम है, पेपर्स की तैयारी करनी है जस्ट, तो क्वेश्चन को छोड़ करके आप आगे जा सकते हो। आगे जाके क्या फायदा मिलेगा, जो आगे मैं वर्क डन यानी वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव फोर्स है वो समझा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। हाँ जी, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव फोर्स, वो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है। वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव मीडियम, रेजिस्टिव मीडियम, देखें जो रेजिस्टिव फोर्स है उसी पे रियलाई करते हैं, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, जो पैराशूटर होता है ऊपर से पैराशूट लेकर के आता है, तो उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स पे रियलाई करता है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ही वो एक सबूत लैंडिंग कर पाता है आराम से, तो रेजिस्टिव फोर्सेस पे रिलाई करता है। ठीक है जी, बाय पैराशूटर, पैराशूट वगैरह में, खैर ये ऐसी बातें बुक में लिखी हुई, जब रीड करो आसान हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है, देखो अब कोई चीज ऊपर से पैराशूट वगैरह आ रही है, तो एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, या ऐसा सोचो, या कोई ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस, अब ये पीछे वाला जब टॉपिक पढ़ा है तो ये आसान है, एक अप्लाइड फोर्स होगी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स रहेगा, एक बैकवर्ड होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन होगा। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू पीछे काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कहा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे जितनी फोर्सेस का वर्क है, यहाँ एक तो अप्लाइड फोर्स है एफ ए, आगे की तरफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स डब्ल्यूएफ, या रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स है, माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट है, इसलिए समझ आई कि नहीं, इक्वल टू आपकी बुक में ऐसे लिया हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे। अब यहां से अप्लाइड फोर्स का वर्क डन आपसे पूछा जाए तो वो इक्वल होगा, इसको ले जाए, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है। इस बात को उन्होंने ऐसी लिखी हुई है कि रेजिस्टिव फोर्स हमेशा क्या करती है, आपको पता है ना, कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको अपोजिट एक्ट करती है, तो ये बात भी आपके बुक में लिखी हुई है कि रेजिस्टिव फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डन, इस फार्मूले को याद करो और इससे ये बात निकाल दो आप कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये आप बुक में लिख सकते हो, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू change sum of change in kinetic energy and work done by resistive force। नहीं समझ आ रही है, देखो work done by applied force is equal to change in kinetic sum of, प्लस में है तो सम बोलेंगे ना, sum of
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय ए रेजिस्टिव फोर्स, इसी के सम के इक्वल होगा। तो आपसे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स पूछा जा सकता है। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं इस तरह से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, कोई गाड़ी शाड़ी है, कार वगैरह है, उसमें आपको दिया हुआ है 12,000 जूल है। जैसे कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ऐसा एक छोटा न्यूमेरिकल दे दें। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना है? 12,000 जूल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपको जनाब दे दी है, कितनी? मान लें 10,000 जूल है, सही। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये बताओ कितने जूल होगा? बहुत आसान है, इसमें पुट कर दो जी, ये 12,000 है, इसको इस तरफ भेज देंगे, नेगेटिव होगा। 12,000 जूल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 12,000 होनी चाहिए ना, फिर मान सही है। इसको 10,000 कर दो यार, 10,000 कर दो, इसको 12,000 तक, आंसर तुम्हारा ठीक है जी। तो अब देखो, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, ये लिखूंगा 10,000 जूल है, इक्वल टू जे कितना है? 12,000 है, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, इसको दिल रहा है 10,000 माइनस 12,000 इक्वल टू वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये माइनस 2,000 जूल होगा रेजिस्टिव फोर्स का वर्क। तो ऐसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल यार, ऐसे ही आपको देखे जा सकते हैं। तो अब देखें, एक और में आपके बुक में है शायद, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मान ले ऊपर से कोई चीज फेंका, एमसीक्यूज है, 500 जूल एनर्जी वर्क हो रहा है उस पर, अप्लाइड फोर्स वर्क कर, ऊपर से नीचे अप्लाइड फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटी फोर्स होती है। 10 मीटर की हाइट से इसको फेंका है, तो बताओ चेंज इन एनर्जी क्या होगी? यही होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क है, तो मतलब वर्क अप्लाइड फोर्स ये है, असल में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है, और उसको हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल लिख सकते हैं। और वर्क अप्लाइड का फोर्स का वर्क दिया हुआ है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क 500 जूल है, तो आपके पास चेंज इन एनर्जी कितनी होगी? 500 ही होगी। उसमें उसने ऑप्शन में दिया हुआ है -500 +500, तो +500 होगा। आपने डायरेक्शन देखनी है ऊपर से, तो पॉजिटिव इसलिए कि आपके पास +500 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर काफी मजेदार हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताएं किस तरह की वीडियोस होनी चाहिए।